संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये देश की आत्मा है जो सबको साथ लेके चलती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बियॉन्ड द टेल्स के एक और खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कागज के टुकड़े की जो हमारी पहचान बन गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे डिटेल्ड और इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स में से एक है, लेकिन इसे बनाने का सफ़र इतना आसान नहीं था। आज मैं आपको ले चलूँगी एक कहानी के पीछे की कहानी की तरफ कि कौन थे वो लोग जो इस महान दस्तावेज के पीछे काम कर रहे थे। उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली, क्या चैलेंजेस आए और कैसे हमने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा किया जो हमारे सपनों के भारत का आधार है। और दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि अमेंडमेंट्स कैसे काम करते हैं और आज के ज़माने में कैसे हम अपने संविधान को रेलेवेंट रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम ऑफिशियली शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कंडक्ट किया गया। असेंबली के मेंबर्स को इलेक्शंस के जरिए और प्रिंसली स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सेलेक्ट किया गया था। इस असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने का काम जिनके हाथ में था वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। लेकिन सिर्फ अम्बेडकर जी ही नहीं, यहाँ एक टीम थी जो भारत के हर रीजन, रिलीजन और बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करती थी। कुछ की कंट्रीब्यूटर्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करने में बड़ा रोल प्ले किया। जवाहरलाल नेहरू, जिनके स्पीचेस और आइडियाज़ काफ़ी विजनरी थे। हंसा मेहता, सरोजनी नायडू और दुर्गा भाई देशमुख, जिन्होंने विमेंस राइट्स और इक्वालिटी की लड़ाई लड़ी। KM मुंशी और अलाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, जो लीगल और हिस्टोरिकल इंसाइट्स लेकर आए। इस असेंबली के टोटल 299 मेंबर्स थे, जिसमें हर एक मेंबर की अपनी एक यूनिक पर्सपेक्टिव थी। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उस वक्त भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था और पार्टीशन के दुख और टेंशन्स अभी भी बहुत ज़्यादा थे। तो आखिर चैलेंजेस थे क्या? पहला कि डाइवर्सिटी का इंटीग्रेशन। भारत एक बहुत ही डाइवर्स देश है। अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स सबको एक फ्रेमवर्क में लेके आना काफ़ी मुश्किल था। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन। सरदार पटेल ने 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई किया था, लेकिन ये इंश्योर करना था कि सब एक ही फ्रेमवर्क को फॉलो करें। तीसरा, इलिटरेसी और इनइक्वालिटी। एक संविधान लिखना जो सबको इक्वल राइट्स दे, तब जब जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रेवलेंट थे। ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था सपनों का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। भारत के लीडर्स ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का फैसला किया जो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करे, लेकिन अपने देश की वैल्यूज़ को भी संभाले रखे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कई कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली, जैसे हमने USA से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल्स ऑफ लॉ की प्रेरणा हमने UK से ली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आइडिया आयरलैंड से आया। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क कनाडा से इंस्पायर्ड था। और साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसेस का एक पार्ट लिया। और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस का, लेकिन हमारे देश की ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 जो कास्ट, रिलीजन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, वो हमारी यूनिक ज़रूरत को एड्रेस करता है। अब सवाल ये आता है, ये काम पूरा कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशंस में 165 डेज डिबेट किया। हर एक क्लॉज को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया था, हर एक शब्द केयरफुली ड्राफ्ट किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पूरा हुआ तो ये हैंड रिटन मास्टरपीस था और इसे लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, जो कैलीग्राफी के माहिर थे। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने इसे ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया था। फिर
26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये वो दिन था जब हमने 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर किया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन का असली टेस्ट होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और अमेंडमेंट्स के थ्रू हम उसे डायनामिक रखते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 के अंडर होता है। जैसे कुछ चेंजेस हैं सिंपली मेजॉरिटी से हो जाते हैं, जैसे स्टेट बाउंड्रीज का ऑल्टरेशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी बातें बदलना। आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। सबसे फेमस अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, जिससे सोशलिस्ट और सेक्युलर। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कई कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली, जैसे हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल्स ऑफ लॉ की प्रेरणा हमने यूके से ली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आइडिया आयरलैंड से आया। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क कनाडा से इंस्पायर्ड था। और साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसेस का एक पार्ट लिया। और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस का, लेकिन हमारे देश की ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 जो कास्ट, रिलीजन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, वो हमारी यूनिक ज़रूरत को एड्रेस करता है। अब सवाल ये आता है, ये काम पूरा कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशंस में 165 डेज डिबेट किया। हर एक क्लॉज को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया था, हर एक शब्द केयरफुली ड्राफ्ट किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पूरा हुआ तो ये हैंड रिटन मास्टरपीस था और इसे लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, जो कैलीग्राफी के माहिर थे। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने इसे ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया था। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये वो दिन था जब हमने 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर किया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन का असली टेस्ट होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और अमेंडमेंट्स के थ्रू हम उसे डायनामिक रखते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 के अंडर होता है। जैसे कुछ चेंजेस हैं सिंपली मेजॉरिटी से हो जाते हैं, जैसे स्टेट बाउंड्रीज का ऑल्टरेशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी बातें बदलना। आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। सबसे फेमस अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट 1976, जिससे सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को ऐड किया हमारे प्रीएम्बल में। और राइट टू एजुकेशन एक रीसेंट एडिशन था, और ये ही हमारे संविधान की स्ट्रेंथ है कि ये इवॉल्व कर सकता है, लेकिन अपनी सोल को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसीलिए किसी ने कहा था कि बदलते ज़माने के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी ना भूलना भी ज़रूरी है। आज के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इस कॉन्स्टिट्यूशन की याद में ही होती हैं। जब परेड में डाइवर्सिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं या जब नेशनल एंथम सुनते हैं, तब हमें याद आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस इक्वालिटी और जस्टिस का। इस रिपब्लिक डे का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो एक तरफ हमारी हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने का संकल्प। विरासत, इस परेड में आप देखेंगे भारत के डाइवर्स कल्चर को, जिसमें गुजरात का रन ऑफ कच्छ, उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल और केरला की पोर्ट रेसेस हाईलाइट होंगी। विकास, डब्ल्यूज में देखेंगे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिफेंस इनोवेशंस जैसे तेजस और INS विक्रांत। इस बार परेड का हर एक एस्पेक्ट भारत के गोल्डन फ्यूचर और रिच हिस्ट्री को सेलिब्रेट करेगा। इस रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। ये एक खास मोमेंट है।
क्योंकि 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच 75 साल की डिप्लोमेटिक टाइज का सेलिब्रेशन है। क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया और भारत के कल्चरल टाइज कई शताब्दी पुराने हैं। बाली में हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस और रामायण का वहाँ काफ़ी गहरा प्रभाव है। ये रिलेशनशिप सिर्फ हेरिटेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेड, डिफेंस और डेवलपमेंट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भारत की पहचान है। आपके लिए एक सवाल, अगर आपको एक अमेंडमेंट प्रपोज करना हो तो वो क्या होगा? कमेंट्स पे हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड द टेल्स को। तब तक के लिए जय हिंद।